सरकार के बीच रस्साकशी का गवाह बना। फिलहाल विपक्ष बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। एक बार सुनते हैं, आइए, राहुल गांधी ने आज किस अंदाज में चुनाव आयोग और सरकार दोनों को घेरा है, जिसमें बीजेपी खासी परेशान नजर आई। जरा सुन लेते हैं। राहुल गांधी को सीधा सीधा संबोधित कर रहे हैं ओम बिरला, यानी आसंदी पर विराजमान लोकसभा अध्यक्ष को, और कैसे यहां तमाम बीजेपी के नेता परेशान नजर आ रहे हैं। ओम बिरला भी यहां कहीं ना कहीं परेशान नजर आए। सुनिए। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। वोटर लिस्ट पर यहां डिस्कशन हो जाए। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी की जीत फिलहाल विपक्ष के सवालों के कारण कटघरे में दिख रही है। दोस्तों, आज शिवसेना ने सामना में भी इस मुद्दे पर सीधे घोटाले का आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा ही रही हैं। हालांकि अभी बिहार में चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी किन तिकड़मों से चुनाव जीतने की कोशिश बिहार में करेगी, इस पर भी विपक्ष सावधानी से नजर रख रहा है। अभी अमित शाह ने गुजरात में शाश्वत मिथिला समारोह में हिस्सा लिया। गुजरात में शाश्वत मिथिला समारोह में अमित शाह ने हिस्सा लिया और कहा कि वो बिहार में डेरा डालेंगे। यानी अमित शाह पूरा ध्यान जो है वो अब बिहार जीतने पर लगा रहे हैं। वहीं मोदी ने भी आने वाले दिनों में बिहार दौरे के कार्यक्रम बना लिए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में लगी आग अब बिहार तक पहुंचती दिख रही है। संभल में जिस तरह पुलिस अधिकारी ने जुम्मे की नमाज जो है उसको घर पर पढ़ने और होली के दिन बाहर न निकलने की नसीहत मुसलमानों को दी, अब वैसा ही बयान बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दिया है बिहार में, जिस पर तेजस्वी यादव ने कड़ी नाराजगी दिखाकर नीतीश कुमार को चेतावनी दे दी है। तेजस्वी ने कहा है कि हरिभूषण ठाकुर का बयान बिहार को बांटने वाला है। जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव की बाइट, और ये संसद से बिहार तक क्यों हम पहुंच रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप सुनिए जरा, हरिभूषण ठाकुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में संभल का एरिया हो या अलीगढ़ का एरिया हो, हर तरफ मुसलमानों को नसीहत क्यों दी जा रही है। पांच हिंदू भाई यहां मौजूद रहेंगे, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं, ये देश मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सबका ये देश है। और ये देश सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला देश नहीं है। इस देश का संविधान ये नहीं कहता है कि आप बांटो और काटो, इसकी राजनीति करो। ये देश, इस देश का संविधान ये नहीं कहता है। तेजस्वी यादव ने बता दिया कि सत्ता में न रहने के बावजूद लालू प्रसाद और उनकी पार्टी आरजेडी का कितना रसूख बिहार में है और किस तरह उनकी पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी है। नीतीश कुमार के लिए ऐसे प्रकरण नुकसान वाले साबित हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अब उनके समर्थक भी जवाब मांगेंगे कि वे बीजेपी के सामने कब तक और किस हद तक सरेंडर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जरा बिहार से महाराष्ट्र चलते हैं। इसलिए मैं बिहार की बात कर रहा था क्योंकि अब बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव हो गए और उसके बाद अब क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए राज ठाकरे, जी हां, जो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, राज ठाकरे ने मुश्किल खड़ी कर दी है। गंगा के पानी की शुद्धता पर दिए गए राज ठाकरे के बयान को शिवसेना उद्धव गुट के नेता तो सही ठहरा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अब राज ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल उठाए हैं। अगर राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे का साथ मिलता है और दोनों भाई किसी भी तरह बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, तब बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में पैर टिकाए रखना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे कि किस तरह दिल्ली से बिहार तक वाया महाराष्ट्र उखड़ रहे हैं बीजेपी के पांव, और क्या इसलिए बिहार में डेरा डालने की बात कर रहे हैं अमित शाह। इन सब पर बात करेंगे। और बात उधर संसद के अंदर जो चल रहा है
उसका कितना असर देश की जनता पर पड़ने जा रहा है, इस पर भी करेंगे, इसकी भी करेंगे। राहुल गांधी के जो बयान है, जो भाषण का, उनके सवालों का जो छोटा सा हिस्सा आप सुन रहे थे, उसकी भी बात करेंगे। जो साथी बाद में जुड़े हैं, एक बार फिर से राहुल गांधी के उस बाइट को ले आइए स्क्रीन पर और उसको सुनाते हैं और फिर चर्चा में हमारे साथी, तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं उन तक आपसे उनका परिचय करवाऊंगा। लेकिन सुनिए पहले राहुल गांधी को। देखो सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे और वोटर लिस्ट पर अपोजिशन की जो डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल किया जाए, ये सदन के अंदर कह रहे थे। लड़ाई यहीं से शुरू होती है और इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएगा विपक्ष, इस पे हम चर्चा करेंगे। कैसे बिहार से लेकर दिल्ली तक या दिल्ली से बिहार तक उखड़ रहे हैं बीजेपी के पांव, ये सब कुछ समझेंगे। ये हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं और सीधे उधर पार्लियामेंट से लौट के आए हमारे साथी शकील अख्तर जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी इधर संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में और उच्च सदन यानी राज्यसभा में उधर विपक्ष पूरा वॉकआउट करता हुआ एक ही मसले पे, वो मसला जो है वो है वोटर लिस्ट। ईवीएम से भी ज्यादा बड़ा मामला जो घोटाले में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उससे भी ज्यादा कि एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर एक ही राज्य में एक ही तरह के और 2-3 राज्यों में भी एक ही तरह के। मसला क्या है, इस पर फाइनली चुनाव आयोग को विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी, सफाई देनी पड़ी, लेकिन मामला यहां भी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ हुआ आज सदन के अंदर, प्लीज बताइए शकील जी। देखिए राजीव जी, जैसा हमने पहले भी कहा था कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राहुल गांधी पहले दिन से ही मोदी सरकार पर हमलावर होंगे, और आज उन्होंने सदन शुरू होते ही, ये जो है बजट सत्र का दूसरा पार्ट है, इसके शुरू होते ही आज सोमवार से शुरू हुआ है, उन्होंने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया और उसमें ओम बिरला को ये कहना पड़ा कि ये सरकार नहीं बनाती है, जबकि सच्चाई ये है कि सरकार के लोग ही वोटर लिस्ट बनाते हैं। सरकार नहीं बनाती है, वो सरकार के लोग बनाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। बीएलओ से लेकर वो सारे ऑफिसर जो होते हैं वो राज्य सरकारों के होते हैं, केंद्र सरकारों के होते हैं, जो वोटर लिस्ट बनाने का काम करते हैं। आज जो स्थिति है वो ये है, जो राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि वोटर लिस्ट बनाने से लेकर जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पर मोदी सरकार ने कब्जा कर रखा है। और वही बात जो है राहुल गांधी आज कह रहे थे और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे नेता कह रहे थे। देखिए, आज जो है 2 इशू बड़े महत्वपूर्ण रहे। एक इशू वोटर लिस्ट का और दूसरा जो है डीएमके का। डीएमके के इशू पे आज जो है ऐसा बहुत कम होता है कि सरकार के किसी मंत्री को अपने शब्द वापस लेना पड़े हो, उसके शब्द कार्रवाई से निकालना पड़े हो। धर्मेंद्र प्रधान के शब्द जो है, शिक्षा मंत्री जो है, उनके शब्द कार्रवाई से निकालना पड़े। उन्होंने डीएमके पर जो अवांछनीय टिप्पणी करी, जो अभद्र टिप्पणी करी, वो बहुत ही खतरनाक है। तमिलनाडु एक बॉर्डर स्टेट है, ये पता नहीं मोदी सरकार क्यों नहीं समझ रही है कि हर बॉर्डर स्टेट को ये छेड़ रही है, जम्मू कश्मीर से लेके मणिपुर और तमिलनाडु। जबकि कांग्रेस की सरकारें इन बॉर्डर स्टेट्स के लिए कुछ भी करने को तैयार होती थी, क्योंकि दूसरी तरफ आपके जो आपके पड़ोसी बैठे हैं वो आपके अशांति फैलाना चाहते हैं
और जब केंद्र की सरकार कमजोर हो, केंद्र की सरकार का ध्यान इन पे ना हो, तो समस्याएं बहुत गहरी हो जाती हैं। देखिए, तमिलनाडु के लिए, तमिल इशू के लिए राजीव गांधी की, एक प्रधानमंत्री की जान गई है। वो तमिल इशू ही था। वो राजीव गांधी जानते थे, दूरंदेश थे कि तमिल इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर श्रीलंका में चलता रहा तो इसकी आंच जो है यहां बढ़ती चली जाएगी। वो बढ़ रही थी तमिलनाडु में, आज खत्म हुई है। और जो नई शिक्षा नीति लाई है मोदी सरकार, इस नीति में जो चीजें हैं, इन्हें पहले से मालूम था कि तमिलनाडु में ये प्रॉब्लम पैदा करेगी, और वो प्रॉब्लम पैदा हो गई। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जो हम बता नहीं सकते। यहां पे सारी की सारी कार्रवाई से निकाल दी गई है जी। आप डीएमके को, सिर्फ डीएमके को नहीं छेड़ रहे, आप तमिल अस्मिता को छेड़ रहे हैं। तो तमिल अस्मिता को छेड़ना कितना खतरनाक है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। इस देश में कई आतंकवादी मामले हुए, कई आतंकवादी संगठन रहे, वो सब जानते हैं इस बात को कि सबसे खतरनाक दुनिया का आतंकवादी संगठन जो है वो लिपटे रहा था। ये कश्मीर के आतंकवादी, पंजाब के आतंकवादियों से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। जिन्होंने इसको कवर किया है, हमने सारे कवर किए हैं। हमने लिट्टे को भी कवर किया है, पंजाब का आतंकवाद भी कवर किया है, कश्मीर का भी किया है, असम का भी किया है। हम इसको जानते हैं। और हम ये बड़े आर्मी ऑफिसर कहते हैं, ये जो वहां मौजूद थे, दूसरे सुरक्षा बल के ऑफिसर्स कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, इसको उनके हवाले से बता रहे हैं। तो इस मामले को केंद्र सरकार को, खासतौर से मोदी जी को बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। और जहां तक वोटर लिस्ट का मामला है, राहुल गांधी इसको छोड़ने वाले नहीं। जी, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी प्राथमिक गड़बड़ी है, जिसके आधार पर ही चुनाव में धांधली होती है। और ये पश्चिम बंगाल में बताया, ये महाराष्ट्र में बताया, कई जगह हरियाणा के सबूत दिए कांग्रेस ने, कई जगह ये साबित हो चुका है कि भयानक रूप से गड़बड़ी है। एक एक आदमी का नाम कई कई जगह है, जो 6 महीने के अंदर हजारों वोटर बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सब अब रहने वाला नहीं है। दूसरी बात एक हम और कर दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आपने संभल का जिक्र किया, आपने जो बिहार का जिक्र किया, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार और उसकी राज्य सरकारें इस मामले को भी नहीं समझ रही हैं। इस देश में ईद और होली, जुमा और होली, जुमा और दिवाली, ये सब जाने कितनी सदियों से साथ साथ बनता चला आया है। ये तो एक जुमा है, कई बार ईद पड़ी है, कभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दोनों समुदायों ने साथ साथ किया। लेकिन एक पुलिस वाला आज वायरल हो रहा है और उसकी बात को मुख्यमंत्री योगी जो है इंडोर्स कर रहे हैं, कह रहे एक पहलवान है वो, और आप घर में नमाज पढ़ लीजिए। ये सारी कोई मुद्दा नहीं है कि नमाज कहां पढ़ी जाती है, कहां नहीं पढ़ी जाती। मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि कौन कह रहा है। मुख्यमंत्री का काम है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना, सबको सुरक्षा देना। कल को लड़कियों से कहा जाएगा, महिलाओं से कहा जाएगा कि तुम क्यों निकली थी, अगर होली के दिन तुम्हारे साथ ये हो गया तो तुम्हें घर में रहना चाहिए था। रात को महिलाएं निकलेंगी तो उनसे कहा जाएगा तुम्हारे साथ अगर ये हो गया तो तुम घर से क्यों निकलती हो। ये काम सरकार का है, ये काम पुलिस का है, प्रशासन का है कि लोगों को सुरक्षा दे। आप ये नहीं बता सकते उनको कि आप सड़क पे निकले और सड़क पे निकलोगे तो ऐसे ही होगा। गुंडे बदमाश आपको लूट लेंगे, आपके साथ कुछ भी कर देंगे। ये एक बहुत ही खराब तर्क दे रहे हैं जो किसी भी कोर्ट में 1 मिनट नहीं टिक सकता। मगर समस्या यह है कि कोई कोर्ट, चाहे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट हो, चाहे बिहार का हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है इस मामले में। संभल के सीओ ने जो एक शुरुआत करी है, सांप्रदायिक शुरुआत की है, उसमें तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। एक के बाद एक उसके वीडियो लगातार आते जा रहे हैं और वो साफ कह रहा है कि निकलोगे तो ऐसा होगा। और मतलब आपको मालूम है कि नमाज की बात पे अगर घर में पड़ोस के 2 लोग भी आके एक सामूहिक नमाज होती है जुमे की, वो पढ़ ले तो पुलिस कार्रवाई करती है। जाने कितने मामले दर्ज करे जा चुके हैं कि आपके घर में नमाज हो रही थी। अभी मध्य प्रदेश में जहां कभी कुछ नहीं होता था, वहां महू के अंदर वहां पे हो गया। आप मस्जिद के सामने जाके भगवा झंडा ले जाके वहां नारे लगा रहे हैं और वहां पे लोगों ने बताया कि
कि मस्जिद के अंदर सुतली बम फेंका गया, सुतली बम फेंका गया। आप ये जो कर रहे हैं कि आप देश को कहां ले जा रहे हैं? एक तरफ बॉर्डर स्टेट में, आप अमेरिका में देखिए कि अमेरिका के अंदर वहां मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। ये मतलब आप अगर चीजों को नहीं संभालेंगे, कहां क्रिया कहां प्रतिक्रिया कहां क्या हो रहा है आपको कुछ मालूम नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि मैंने तुमको एक्सपोज कर दिया, तुम सुधर गए। वहां आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। यहां एक सीईओ को आप शेर बना के पेश कर रहे हैं। मामूली पुलिस ऑफिसर जो एक है उसको आज सबसे बड़ा हीरो बना दिया है आपने। सारे सोशल मीडिया पे और मेन मीडिया पे और गोदी मीडिया पे आप उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। ये कोई देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जो तेजस्वी ने कहा बहुत सही कहा, इस देश के हिंदू जो है वो धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं, इस देश के मुसलमान धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं और सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमाजें तो कई बार लोगों ने कहीं भी पढ़ ली, घर में पढ़ ली। आप देखें कि मस्जिदों के बाहर आजकल जब से करा है इन्होंने, एक नमाज पढ़ते आदमी को एक पुलिस वाला लात मार रहा था। दिल्ली की घटना है, लात मारी। लोग मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं सारी की सारी नमाजें, लेकिन आपके लिए वो समस्या नहीं है। आपके लिए समस्या दूसरी है कि अजान बंद कर दो, माइकों से अजान बंद हो गई। घर में नमाज पढ़ते हैं तो वहां आप पहुंच जाते हैं। आप नाम के ऊपर कर रहे हो, औरंगजेब को आप ले आए। क्या रिलेवेंस है औरंगजेब का आज की तारीख में? जी, उर्दू को आप ले आते हैं। तो ये जो आप देश में कर रहे हैं सिर्फ वोट की खातिर, इसके बहुत खराब परिणाम होंगे। ये देश अंदर से कमजोर होगा। जी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई जो है ये देश को मजबूत नहीं करेगी। ये सारे लोग सौहार्द चाहते हैं, सारे लोग भाईचारा चाहते हैं, लेकिन आप जो है जबरदस्ती इस मामले को बढ़ा रहे हैं और इसका अच्छा नहीं होगा। जी राजीव जी।